हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता है पवन कुमार फिलर फोरम के इस शानदार मंच पर। फिलर फोरम के मंच पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आप हमारे साथ मिलकर के एन टी यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं और अपने भविष्य की उज्जवल कामना कर सकते हैं। ठीक है, तो ना केवल एन टी यूजीसी नेट जीआरएफ करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का हो एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हमारे आप यूट्यूब चैनल फिलर फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। देखिए साथियों, नेट का सिलेबस और एग्जाम हो जाने के बाद में मैं आपको सभी को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नेट का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में हमारा नया बैच जो शुरू होगा, वो नेट के साथ साथ हम आपको टीजीटी, पीजीटी है, केवीएस और आपका डीएसएसबी, तो दिल्ली से बोर्ड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जिनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराई जाती है, उन सभी के एग्ज़ाम्स को की भी तैयारी करवाएंगे आप सभी की। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी के स्पेशल तैयारी करना चाहते हों, तो नेट के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जो हमारा नया बैच होगा उसमें वो इनरोल कर सकते हैं। केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट लेवल के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिलर फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद में, इस नेट के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में 15 जुलाई या हो सकता है 15 अगस्त तक हो, नेक्स्ट मंथ में हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। आपका नया पैटर्न पे हम काम करेंगे, वहाँ पर हम टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी करवाएंगे आप सभी की। ठीक है, क्योंकि साथ ही देखिए अभी आपको सबको पता होगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, यानी कि टीजीटी और पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो उन सभी भर्तियों के तहत ध्यान में रखते हुए हमने नया बैच स्टार्ट करने का सोचा है। तो उसमें भी हम आप सभी की तैयारी करवाएंगे। जो भी इच्छुक हो स्टूडेंट्स, वो उसमें एनरोल कर सकता है। अभी नहीं, अभी इस एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद की बात है। इस एग्ज़ाम के तक हम आपके साथ बने हुए हैं। 6 जुलाई को साथियों हम आपका एक सिलेबस जो है ऑफिशियल कंप्लीट करा देंगे। 6 जुलाई के बाद में देखेंगे, जब तक आपकी डेट भी आ जाएंगी, एग्ज़ाम डेट भी आ जाएंगी कि किस डेट को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो उसी का अकॉर्डिंग आगे प्लान करेंगे। टेंशन मत लीजिए, जब तक चाहे आपको जुलाई में ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी तैयारी को करवाते रहेंगे। लेकिन 6 तारीख हमारा ऑफिशियल डेट है, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, साथ सबमिट करना पड़ता है सिस्टम को। तो उसी के अकॉर्डिंग 6 जुलाई तक हम 6 जून तक हम सब कंप्लीट करा देंगे आपका कोर्स, और उसके बाद भी आपके साथ बने रहेंगे। ठीक। और हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप और देता हूँ आप सभी को। सैटरडे, शनिवार को शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट होने जा रही है। ठीक है, तो उस आप सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि उस गूगल मीट को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें हम हमारा एक जो है, पुराने सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ कि हमारा वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आपके सिलेबस और चैप्टर से संबंधित जो भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो है एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं उसमें। तो लिंक पूछ रहे स्टूडेंट्स, लिंक पूछ रहे, तो लिंक साथियों आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या आप, मैं वीडियो के चलते वीडियो के बीच में भी डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ वीडियो में। यूट्यूब वीडियो जब हमारी चलती है तो बीच में भी लिंक शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में, तो वहाँ से भी आप हमारे फिलर फोरम चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था सिस्टम के बारे में हमारे। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो आज का, अभी हमारा मध्यकाल चल रहा है साथियों, एंशिएंट इंडिया हमारा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कम समय में ही किया है, थोड़े क्वेश्चन कर पाए हम, क्योंकि 6 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है, सबमिट करा देना हमने सारा सिस्टम आपका। उसके बाद हम फिर दोबारा नई तरह से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो एंशिएंट इंडिया हो गया है, मॉडर्न इंडिया, मध्यकाल मीडियावल हिस्ट्री आपकी चल रही है, उसके सेकंड लेक्चर आ जाए, उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम मिक्सअप में आपके क्वेश्चंस पुटअप कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की शुक्त सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया। यानी कि क्वेश्चन कहता है हमसे कि शुक्त सप्तती जो था, जिसका फारसी में अनुवाद किया था तूतीनामा नाम से, किसने किया था। ठीक है, ये जो तूतीनामा है जो फारसी में किया था, और ये एक हिंदी की पुस्तक थी। सूफी संत जो था चिंतामणि भट्ट, क्या नाम है उसका, चिंतामणि भट्ट की रचना थी शुक सप्तती के नाम से।
तो उसे तूतीनामा नाम से फारसी ट्रांसलेशन किया था, किसने किया था? उस विद्वान का नाम बताना आपने। 30 सेकंड से भी कम का टाइम मिलेगा आपको, साथ ही 20 से 25 सेकंड मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और समय हमारे पास कम है। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे की क्लास में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो आपने भी सपोर्ट करना है उसी का रिगार्डिंग, तभी हमारी क्लास अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो बताइए फटाफट साथियों को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या बात है, 4 घटनाएं दी गई है, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी उसके बाद में घटना घटी थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। पहले कौन था, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सी घटना घटी, ये सारी चीज़ें आपने बतानी। तो बताइए साथियों फटाफट कौन सा राइट आंसर होगा इसका। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा आपका इसमें हाजी मौला का विद्रोह, अलाउद्दीन खिलजी के काल की घटना है। उसके बाद जफर खान की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति 2। उसके बाद आएगा आपका थर्ड नंबर पे तैमूर के लंग द्वारा दिल्ली की लूट, सबको पता है 1398 में हुई थी ये। ठीक है, और उसके बाद में 4th नंबर पे आएगा आपका अहमदाबाद की स्थापना। इस प्रकार से आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लग जाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? सिंपल क्वेश्चन है ये तो यार, बताइए साथियों। अगर देखिए साथियों कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने डिटेल थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, तो आप बता सकती हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको क्रैक करना एग्ज़ाम। इसीलिए मेरा थ्योरी में सबसे पहले ज़्यादा जोर थ्योरी के ऊपर था। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी उस क्लास से, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना तब उनको याद आ रहा है कि हाँ थ्योरी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा देख लो, अच्छे से पढ़ लो, अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी टाइम है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच मेकिंग का आ गया आपके सामने। एक तरफ कृतिकार है और एक तरफ उनकी कृति है, यानी कि एक तरफ लेखक और एक तरफ उनकी लेखनी किताबें हैं। तो बताइए साथियों मैच मेकिंग करिए, इनका कौन से लेखक ने क्या लिखा था? फटाफट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है, आज का जो 4th क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बदायूनी का आ जाएगा आपका मुंतखब उल्ला तवारीख 4th से
बी का आ जाएगा सेकंड, यानी इसामी फतुह सलातीन। ठीक है, मुल्ला दाऊद का जो है वो है आपका कुतबन, और सॉरी चंदायन, और कुतबन से आपका मिलेगा मृगावती। कुतबन की राइटिंग है मृगावती। तो इस प्रकार से आपका मैच मेकिंग हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया? किताबुल हिंद जो थी ना, किसकी लिखी गई थी किताबुल हिंद बताइए जरा साथियों। किताबुल हिंद किसने लिखी थी, मूल लेखक कौन था उसका, और किसने उसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में? तो ट्रांसलेशन किया था ना साथियों, वो किया था, आप आंसर बताइए पहले फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 949 का जो राइट आंसर होगा वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ईसी सचाऊ ने किया था किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद। और लिखी किसने तो सबको पता ही है, तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्न में से किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? क्या बात है, बड़ी सेटिंग चली थी भाई साहब, ओहो लव स्टोरी चली थी भाई साहब उस समय में भी। याद है, कुछ भूल गए? कल की वीडियो में यार एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर कुत्तों की आवाज़ को बंद करिए। अब यार वो मेरे पड़ोस का एक कुत्ता आ गया भौंकता हुआ, उस समय मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? उसका ध्यान कुत्तों की आवाज़ के ऊपर ही था, हद हो गई। कैसी कंसंट्रेशन उस स्टूडेंट की यार बताओ। किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला, किसी स्टूडेंट का ध्यान गायब हो तो सबने इग्नोर मारा, एक उसी स्टूडेंट का ध्यान उस कुत्ते की आवाज़ पे गया। हद हो गई यार। मुझे बड़ी हंसी आई। कुत्ते की आवाज़, सर कुत्तों को चुप करा लीजिए। अब मैं यार कुत्ते को चुप कराने जाऊँगा तो बेटा वीडियो कौन बनाएगा फिर? ये भी समस्या है। कौन था वो, मेरा ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका, कल मैंने बोला भी था उसको। तो यार अपना कंसंट्रेशन क्लास में दीजिए, क्लास में रखा करो अपना ध्यान को। कहाँ इधर उधर की आ जाती हैं आवाज़ें, क्या कर सकते हैं, सबूत हमारे हाथ में नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहराम शाह। निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य के राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी? कौन सा विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए? देखिए साथियों, शासक और उनके द्वारा स्थापना किए गए विभाग, ये अच्छे से आप देख लीजिए। इनमें से हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पीवाई को उठा के देखोगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। तो कौन कौन से शासकों ने सबसे पहले कौन कौन से विभागों की स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? सिकंदर लोदी ने कौन सा विभाग बनाया था आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से विभागों की स्थापना की थी? कौन कौन से उनके ऊपर वो बैठाए थे शासक, क्या बोलते हैं, अधिकारियों के क्या क्या नाम थे, क्या क्या उनके काम थे, ये अच्छे से देख लीजिए आप। मध्यकाल में, सल्तनत काल में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दीवान मुस्तखराज। इस विभाग की स्थापना की थी राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 52 आज कहता है कि भारत में मध्यकाल में दहलीवाल का क्या अर्थ होता था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। देखा जाए सिंपल क्वेश्चन है यार। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर है ना साथियों वो होगा इसका ऑप्शन नंबर
सी तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा, एक सिक्का था दहलीवाल। तुर्कों ने जो दिल्ली का विजय किया था तो उस समय दिल्ली में एक सिक्का चलता था जिसको दिल्लीवाल बोला गया था, दिल्ली वाला या दहलीवाल, दिल्ली में चलने वाला दिल्ली वाला बोल देते हैं साधारण भाषा में। इसी प्रकार दहलीवाल बोला गया है शुद्ध अर्थों में, वह दिल्ली वाला बोल देते हैं अपभ्रंश में, बिगड़ी हुई भाषा में। जैसे गुरुग्राम का नाम गुड़गांव। ये इसमें यार आएगा ही नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा है। चलो बताइए कि कहता है कि मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, मध्यकाल से संबंधित अधिकारी और उनका विवरण। एक तरफ अधिकारियों का नाम है, ठीक है, और एक तरफ उनका डिटेल है। तो कौन सा अधिकारी किस का प्रभारी था, बताइए ज़रा। चार ऑप्शंस आपके सामने ABCD, चूज करके बताइए कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो साथियों राइट आंसर दे दिया होगा आप सभी ने। इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A आपका, यानी कि खुद आपका ग्राम अधिकारी मिल जाएगा। ठीक है, सबको पता ना, खुद चौधरी और मुकद्दम 3 अधिकारी थे ग्राम से संबंधित। ठीक है ना, खुद, मुकद्दम और चौधरी ग्रामीण संबंधित अधिकारी होते थे। ठीक है, तो ग्राम का अधिकारी था वो। अमीर हाजिब ये हो जाएगा आपका राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी, सेकंड में फर्स्ट का साथ मैच होगा। और सी मुहतासिब या मुहातसिब, एक ही बात है, ये हो जाएगा आपका 2 से नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी, नगर पालिका को नियम मैनेज करने वाला। ठीक है, और नवीसंदा D ये हो जाएगा आपका 3rd से, यानी कि लिपिक या क्लर्क से। आज क्लर्क जिसको हम बोल देते हैं, उस समय का लिपिक तो अलग ही हिंदी का शब्द है, फारसी में नवीसंदा कहा गया। क्लियर, आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट की 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। अष्टभुजीय मकबरा कौन सा है साथी, बताइए जरा। टेक्निक चोरी की गई है, पता नहीं सिस्टम कोई चोरी हैक कर लिया गया है, पता नहीं सिस्टम के ऊपर अपनी छाप लगा दी है मध्यकाल के शासकों ने। साथियों आप आंसर दो, फिर बताता हूँ उसकी डिटेल में आपको एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा, कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। क्या यार, चीज़ों का ऐसी की तैसी मार दी लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर A सिकंदर लोदी का मकबरा, एक अष्टभुजीय मकबरा। अष्टभुजीय बोले तो ऑक्टांगल बोले तो 8 कोण वाला। 8 कोण हो जाएंगे उसके, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और एक 8, इस प्रकार से ऑक्टांगल हो जाएगा अष्टभुजीय मकबरा। हालांकि देखा जाए ना ये अष्टभुजीय मकबरा, तो इसके यूँ मान लीजिए, यूँ मान लीजिए, यूँ मान लीजिए और एक यूँ मान लीजिए, ये 4 का 8 हो जाएगा। ये आगे बात समझ में। ये जो अष्टकोणीय डिजाइन है ना साथियों, ये क्या है कि ये, अब यार वही कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, मैं बात बोलता हूँ तो तकलीफ हो जाती है कुछ लोगों को, क्या कि ये जो अष्ट जो है ना शब्द अष्ट, ये अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अष्टाध्यायी, ये हिंदुओं का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। इसी प्रकार से सप्तांग सिद्धांत है, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे, 7 8, ये जो शब्दावली है ना, ये हमारे हिंदुओं के दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
तो आप बताइए ज़रा, हिंदू मुस्लिम्स ने उन चीज़ों को कब्जा लिया और अपने ऊपर उनका मकबरा बना दिया। बुझिए जो मकबरा वो ऑलरेडी पहले से मंदिर रहा होगा या कुछ और संरचना रही होगी जो कि हिंदुओं की रही होगी, उसके ऊपर कब्जा करके इन्होंने अपना मकबरा बना दिया, बुर्जी खड़ी कर दी, बस वो बन गया मकबरा। जैसे कि बहुत सारे 40,000 से ज़्यादा मंदिर कब्जाए गए हैं साथियों, ऐसी प्रकार से करके। और वो चल रहा मामला ज्ञानवापी मस्जिद का। सोच के देखिए, पढ़ाया जाता है ना आपको। एक और है अटाला देवी मस्जिद, यार अटाला भी है उसका नाम और देवी भी है, फिर मस्जिद भी है। अटाल देवी का मंदिर तो सुना यार, अटाला देवी की मस्जिद कहाँ से आ गई। इसी प्रकार से काली मस्जिद, काली देवी का मंदिर था, वो उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया तो वो काली मस्जिद बन गई, नाम तो यूँ कहीं रहा उसका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो 54 यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अभी हम हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर 55। बताइए ज़रा, ये मैच मेकिंग का है। एक तरफ राइटर्स हैं और एक तरफ उनसे लिखी हुई इनकी कृतियाँ हैं, बुक्स हैं। तो मैच मेकिंग करिए, कौन से राइटर की कौन सी बुक लिखी, और आंसर चूज करिए ABCD ऑप्शन में से कि राइट आंसर क्या होगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सही बताऊँ मैं आपको। फटाफट राइट आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा मैच मेकिंग के थ्रू। ये जो ABCD है ना साथियों, ये एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये जो इन ऐसे क्वेश्चन का करने के लिए, क्रैक करने के लिए, ये जो ABCD हैं, ये यहाँ पे ABCD लिखे गए हैं, ये वाले। ठीक है, और ये 1 2 3 4 जो हैं राइटर्स का नाम, ये इनमें, ये इनके अंदर यहाँ से ये लेकर के और यहाँ तक के लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपने चूज करना है। तो ये सिंपल सा, इसमें है ही नहीं यार कुछ। अलबरूनी सबको पता है, पहले से मैच कर लीजिए आप। अलबरूनी की है तारीख़ हिंद, सबको पता है। और इसमें देख लीजिए ए का फोर्थ, तो ए इस लाइन में, ये जो ए है इसका फोर्थ कौन सा है, इसमें फोर्थ किस नंबर पे आ रहा है, तो ये इसमें खाली ए की ऑप्शन दे रखा है, ये फोर्थ ये दे रखा है, और ये आ रहा है हमारे बी की लाइन में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और कुछ है ही नहीं इसमें, फोर्थ। ठीक है, तो बी का राइट आंसर होने का मतलब है कि 4 3 2 1, एक से चौथा हो गया, तो बी से थर्ड हो जाएगा आपका, यानी कि एनल मुल्क मुल्तानी की जो राइटिंग आ जाएगी आपकी, इंशा माहरू, थर्ड में चला जाएगा ये। ठीक है, अमीर खुसरो खजानुल फतू, सबको पता है इस चीज़ का भी, खजानुल फतू इसकी रचना थी अमीर खुसरो की। और फ़ख्र मुदब्बिर की ये हो जाएगा आपका तारीख़ फ़खरुद्दीन। फ़ख्र मुदब्बिर की हालांकि एक और है, आदाबुल हर्ष व शुजात करके भी इसके फ़ख्र मुदब्बिर की। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ये देखिए क्या बात, इससे पहले जैसे हिंदुस्तान नगर थे ही नहीं, ये भाई साहब अलग ही अपनी लेके चल रहे हैं। कहता है कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यानी कि उन्होंने नगर बसाए, नगरीय क्रांति को लेकर गए। क्या बकवास पढ़ा रहे हैं यार, ये ऐसे ऐसे इतिहासकार पैदा हो गए। इससे पहले नगर ही नहीं थे, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन हमारी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तुर्कों की जैसे 1500 साल पहले, 15 साल क्यों, 3000 साल पहले मान लीजिए, 2400-2500 के अराउंड हिंदुस्तान सभ्यता का इतिहास जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2500 साल वो लगाइए और 1300 साल ये लगा लीजिए, अब 3800 साल का जाता है मामला। क्या यार पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाने वाले, ऐसे पढ़ने वाले लकीर के फ़कीर बने पड़े। उन्होंने कह दिया और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं इनको बेचारों को पता ही, उन्होंने मान लिया। चल रहा है, भेड़ चाल चली पड़ी है यार। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कहता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के ए निजामी। बताओ, ये निजामी साहब थे, लिख दिया इन्होंने। अब यहाँ पे यार थोड़ी सी आइडियोलॉजी का फ़र्क पड़ जाता है ना, कि बंदा किस आइडियोलॉजी से संबंध रखता है, उसकी खुद की आइडियोलॉजी क्या है, तो उसी को फेवर करेगा, दूसरे की चीज़ों को मानेगा ही नहीं वो। इसे हमारे फर्स्ट पेपर में आता है ना, इसे कहते हैं प्री एजम्पशन, पहले से धारणा बना लेना किसी चीज़ के बारे में। ये भी एक रिसर्च का बहुत बड़ा दोष है।
प्री-एजम्पशन, पहले से ही धारणा बनी हुई किसी चीज़ के बारे में, पूर्वाग्रह से ग्रसना, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध स्थल, दिल्ली के किस सूफी संत से यह प्रसिद्ध स्थल संबंधित है। अच्छा 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 अच्छा, हनोज दिल्ली दूर हस्ती। सिंपल क्वेश्चन है यार, नेट का आया हुआ भी है, कई बार आया हुआ है। तो कि अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था, कौन सा वो था उसमें का सूफी संत जिससे संबंध है, ये संबंध रखता है ये वाक्य की, हुजूर दिल्ली दूरस्त, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया साहब से संबंध रखता है। निजामुद्दीन औलिया के उस समय शासक से अनबन चल रही थी, तो उसने कहा था कि जब तक मैं आऊँ दिल्ली में, दिल्ली को खाली होना चाहिए। तो उसने कहा दिया कि महाराज दिल्ली दूर है, तभी दिल्ली बहुत दूर है, और वो महाराज उस समय का शासक जो था वो दिल्ली पहुँच ही नहीं पाया था, रास्ते में इसका काम तमाम हो गया था। उसी के बेटे ने पता है ना, लकड़ी का महल बना दिया था उसके लिए, और रात में फिर ऐसी जगह पे चोट मारी, वो महल ही गिर गया, उसके अंदर दब के मर गया था वो। ज़रा बताइए शासक का नाम क्या था। पूरी कहानी मैंने बता दिया, आपने शासक का नाम बताना खाली। आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों, कौन सा शासक था वो। अब मैं आंसर पूछूं, क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर साथियों आपने देने हैं। पैटर्न को हम चेंज करने जा रहे हैं अब हम धीरे धीरे करके। निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था, किसका वजीर था, क्या नाम है, निजामुद्दीन जुनैदी किसका प्रसिद्ध वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैदी जो प्रसिद्ध वजीर था वो किसका था। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था वो भाई, जुनैदी जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती 7 सुल्तानों के साथ नाम सम्मिलित थे, निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था। सबके शामिल गए थे। फिरोज तुगलक जो खुतबा पढ़ता था उसने सारे अपने खुतबे में उससे पहले के सभी शासकों के नामों का उल्लेख किया उसने, लेकिन एक शासक को छोड़ दिया था। बताइए जरा कौन सा था वो। सबको पता है यार, इसमें है ही नहीं कुछ खास क्वेश्चन में खास। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है ना, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे मैं सिंपल क्वेश्चन को, वो था ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ तो बताइए साथियों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक सबको पता है, गुलाम शासक था, इसने कभी अपने आप को वो शासक माना ही नहीं, ना ही अपने नाम से खुतबा पढ़ा, ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो ये शासक कुछ समय के लिए रहा था, लेकिन ये एक शासक के तौर पे नहीं रहा था, ये गुलाम के तौर पे शासन किया था उसने, मोहम्मद गोरी का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। भाई साहब क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान कौन था जिसने अमीर सादा की नियुक्ति की थी, अपॉइंटमेंट की थी। बताइए साथियों। तो साथ देखिए, अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला जो पहला सुल्तान था ना, वो था ऑप्शन नंबर सी, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक भाई साहब थे जिन्होंने अमीर सादा की पहली बार नियुक्ति की थी, अपॉइंटमेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। पूछा है क्या, सिकंदर लोदी संबंधित कौन सी चीज़ नहीं है, बताइए ज़रा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सिकंदर लोदी संबंधित क्या नहीं है।
61 का जो राइट आंसर है ना वो है साथी ऑप्शन नंबर टी, बहलोल लोधी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। ये इसका से संबंधित नहीं, बाकी तीनों चीज़ें से संबंधित है। ए बी सी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? 3 गलत हैं, 1 सही है। बताइए कौन सा सही है वो। तो मैं करवा चुका हूँ एक बार पहले भी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर वो है साथी ऑप्शन नंबर डी, बरीद। बरीद संबंध रखता है दरबारी शिष्टाचार से, दरबार से, राज दरबार से संबंध था ये दबीर, उसी से संबंधित मिलता जुलता वो शब्द आता है बरीद। बरीद, बरीद कौन होता था? वो होता था गुप्तचर आपका, गुप्तचर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपके आगे क्वेश्चन कहता है 63 कि सुल्तान महमूद गजनवी की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था बताइए जरा, क्या था उसका मुख्य उद्देश्य भारत विजय का? सिंपल क्वेश्चन है यार। उसका जो मेन मकसद था वो था ऑप्शन नंबर सी, धन संग्रह। धन लूटना चाहता था वो महमूद गजनवी। इस वजह से उसने कई बार भारत पर हमले किए और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। 1025 में 1025 ने उसमें हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर। आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिए इसको। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी, किन्होंने खोखरों ने कर दी थी। 64 कहता है कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? क्या बात है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था? दिल्ली सल्तनत में कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम टका जीतल दोगा नहीं। ये राइट आंसर का दाम प्रचलन नहीं था दिल्ली सल्तनत में, ये बाद में प्रचलन में आया था। ये था आपका शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? क्या बात है, मंगोलों ने बंदी बना लिया था उस इतिहासकार को। कौन सा था वो साथी? नाम बताइए उसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हसन ने अमीर खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया था एक बार। क्लियर। आगे चलते हैं। कहता है 66 क्या कि अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? अलम खाना किस कारखाने का, कौन सी फैक्ट्री थी, कौन सी कंपनी थी वो, जो क्या बनता था वहाँ पर सामान अलम खाने में? एक मिनट साथियों। तो साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा? अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? राइट आंसर दीजिए इसका। बुनकरों से, वस्त्रों से, पताकाओं से या फिर रसोई घर से? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पताकाओं से। पताकाओं मतलब जो शिप
पानी के जहाज़ों के ऊपर जो झंडे लहराए जाते हैं ना, पताकाएं, उनको बोला गया है पताकाएं। और वो जो हवा से चलने वाले जहाज़ होते थे पानी हवा की दिशाओं से, उनमें जो बड़े बड़े पाल लगाए जाते हैं ना, पताकाएं बोलते हैं उनको। बड़े बड़े कपड़े के जो झंडे टाइप में, और वो दिशा डाइवर्ट करने के लिए जो लगाए जाते हैं पर्दे, बड़े बड़े लंबे चौड़े, उन्हें पताकाएं बोला गया है। तो उनसे संबंधित था अलम खाना। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि महिलाओं के ऊपर बैन लगा दिया था? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले मुस्लिम स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बैन लगाया? दिल्ली से बाहर जाने, दिल्ली से बाहर वाली मज़ारों पर जाने पर बैन लगा दिया था। कौन सा शासक था? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइए साथियों फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का शासक जो था थर्ड, उसने बैन लगा दिया था महिलाओं को दिल्ली के बाहर जाने, मज़ारों पर जाने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कहता है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? बताइए। तो बताइए साथियों, कौन था दिल्ली का आदर्श सुल्तान जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार? ध्यान दीजिए साथियों, राइटर का नाम पूछा यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी का अकॉर्डिंग कौन था? दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो दिल्ली सल्तनत का क्या बोलते हैं आदर्श सुल्तान था, वो था ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए साहब, जियाउद्दीन बर्नी की बात हो रही है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान ये था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए ज़रा, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किस शासक से संबंधित है? किस शासक ने ऐसा कहा था? बताइए साथियों फटाफट। सिक्सटी 67 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 का ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मेजोरिटी जो है वो हिंदू समुदाय के लोग हैं, अरब नहीं है, जहाँ की मेजोरिटी मुस्लिम थी।
यहाँ की मेजोरिटी हिंदू है, इसलिए इसको व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का गढ़ बनाना। दारुल हरब है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम में दो चीज़ें चलती है इस्लाम में। दारुल हरब और आपका दारुल इस्लाम। दारुल हरब वो होता है जहाँ पर गैर मुस्लिम शासकों का शासन होता है, ठीक है, और दारुल इस्लाम जहाँ पर मुस्लिम रूलर्स होते हैं और जो प्रजा भी मुस्लिम होती है, मुस्लिम की मेजोरिटी जहाँ पे होती है ना, उसे कहा गया दारुल इस्लाम। और जहाँ पर मुस्लिम की मेजोरिटी नहीं होती है, जो गैर मुस्लिम जहाँ पर रहते हैं, उनको उसे कहा गया दारुल हरब। हालांकि एक आइड टर्मिनोलॉजी है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए लगातार प्रयास चलता रहता है साथियों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हो कन्वर्ट करो। ये भी बातें समझ में नहीं आएंगी, जब थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट होगा ना आप लोगों का, तब जाके बड़े लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल थॉट पे सोचोगे, तब जाके समझ में आएगी। पहले दावा करते हैं, जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग दावा करते थे कि इस्लाम कबूल करो तो इस्लाम की बहुत बहुत अच्छाइयाँ हैं, नहीं तो फिर और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है बताइए साथियों। अमीर खुसरो की निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित है। ये तो देखा अगर पढ़ा होगा तो एवरेज क्वेश्चन है, एक एवरेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। एवरेज क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि सभी, लगभग सभी लोगों ने इसका राइट आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खजाइनुल फुतूह। फतह जो है ना, ये शब्द देख लीजिए साथी, ये सब देखा करो थोड़ा सा। फतह, फुतूह या फतह, इसको छोड़ दीजिए, ये मिफ्ताउल फुतूह है। ये फतह जो है ना, फुतूह या फतह, फतह मतलब जीत, ये उसका शब्द है, क्या बोलते हैं आपका फारसी का। फतह, फुतूह या फतह मतलब जीत है। तो सैन्य अभियानों में जीत होती है, सैन्य अभियानों में जब सेना लड़ाई के लिए जाती है तो जीत ही होगी ना, वहाँ पर जीत होगी, हार होगी, तो इसी में आएगा। नू सिपर में नहीं हो सकता, इसका ये अलग है, बाकी सारी किरान उस्तादें अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी सेना में, अपनी बहुजातीय सेना में, उसकी सेना के अंदर बहुत सारे समाज के जातियों के लोग थे और उसमें उसने हिंदुओं को भी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। ये बिल्कुल सच है साथियों। महमूद गजनवी जब चला था ना वहाँ से, गजनी से अफगानिस्तान से लड़ता हुआ, तो उसने अपनी सेना में बहुत सारे हिंदुओं को भर्ती किया था। आज का पाकिस्तान और उधर जो कंधार और काबुल है, उधर से वहाँ भी कभी जमाने में हिंदू रहते थे, उसने हिंदुओं को भर्ती की थी अपनी सेना के अंदर, और हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मारा। सोच के देखिए, हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मारा। महमूद गजनवी ने फिर आपका लूटा, 17 बार हमले किए। आपका क्या बोलते हैं 2025 में 2025 में क्या तोड़ा था, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था इसने, वही महमूद गजनवी। तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 73 की निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है। 4 बुक्स के नाम दे रखे हैं, तो आपने ये चूज करना है कि अमीर खुसरो ने कौन सी किताब नहीं लिखी, कौन सी बुक नहीं लिखी। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो सबको पता होगा इसका। तो 73 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, किताबुल हिंद। ठीक है, ये मैं उसकी रचना है, क्या बोलते उसको, किसने लिखे थे किताबुल हिंद, यार भूल गया मैं नाम उसका, किताबुल हिंद।
अल बरूनी, हाँ ध्यान आया, याद आया, अल बरूनी की है किताबुल हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है, अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया। क्या बात है, सोच के देखो साथी, कुषाणों के बारे में लिखा अल बरूनी ने। अल बरूनी विद्वान आदमी था, संस्कृत की बहुत सारी बुकों का अध्ययन किया था उसने, ट्रांसलेशन भी किया था। तो अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया, बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 74 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे ऑप्शन नंबर बी, हिंदू-शाही राजवंश के शासक, हिंदू-शाही। तो बताइए जरा, हिंदू-शाही की राजधानी क्या थी। हिंदू-शाही राजवंश जो था उसकी राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिकाया हुआ क्वेश्चन, देखता हूँ जरा कितने लोगों को पता है। पहले इसी का आंसर बताओ, आगे बाद में चलेंगे, 10 सेकंड का टाइम, फटाफट आंसर दो कि हिंदू-शाही जो राजवंश था उसकी राजधानी क्या थी। आगे बाद में चलेंगे, मैंने जो पूछा उसका राइट आंसर दीजिए फटाफट। हिंदू-शाही जो राजवंश था उसकी राजधानी का नाम बताइए। आपने फटाफट आंसर देना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 75, मदरसा-ए-मुज्जी का निर्माण किसने कराया था। मदरसा-ए-मुज्जी का निर्माण किसने कराया था, कौन सा शासक था जिसने मदरसा-ए-मुज्जी का निर्माण करवाया था, बताइए। मध्यकाल की बात हो रही है। एक चीज़ हो यार, एक 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 अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, इसका किसी को पता है, कुतैबा बिन कासिम कौन था यार। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सबको पता होगा, कुतैबा बिन कासिम को किसी को पता हो तो बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कुतैबा बिन कासिम कौन था, इसके बारे में देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, कुतैबा बिन कासिम कौन था। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मदरसा-ए-मुज्जी का निर्माण किसने कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है ना साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने मदरसा-ए-मुज्जी का निर्माण कराया। मदरसा मतलब विद्यालय, स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मकतब और मदरसा दो स्कूल होते हैं इस्लाम के। मकतब छोटा होता है, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल, ठीक है, और मदरसा बड़ा स्कूल, हाई स्कूल कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, ऐसे होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 76 की का राइट आंसर दीजिए। क्या कहता है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन और एक को कारण कहा गया है। अदर्शन या रीजन का है। कथन कहता है कि बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था, और कारण कहता है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बताइए निम्नलिखित में तो कौन सा सही है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, अदर्शन या रीजन का क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर दीजिए, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है ना साथी, वो होगा, क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या, ए की सही व्याख्या आर है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने पहले बताया साथियों आपको, यहाँ पर जो फर्स्ट के बाद में लास्ट में आपने लगाना है क्योंकि, बिकॉज लगाएंगे ना आप। एक मिनट, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था क्योंकि, ऐसे क्वेश्चन का आगे क्योंकि लगा लिया करो, क्योंकि या बिकॉज, ये लगाओगे तो आगे इसका बनाओगे तो बन जाएगा। क्योंकि वह
ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। पूरा वाक्य हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया ना, बिल्कुल सही सेंटेंस बना है कि बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था। क्यों? क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल को इसी तरह आप निकाल लीजिए। 20-30-50 क्वेश्चन ऐसे एक बिकॉज लगा के सॉल्व कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये इसका है ट्रिक सॉल्व करने की ऐसे क्वेश्चंस को। आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 77, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा? ये तो सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा यार। एक ऐसा शासक था जिसका बेटे का नाम, खैर बताइए, पहला आप आंसर बताइए, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद, अपने बेटे के नाम खिजर खां के नाम पे लिखा था खिजराबाद। खिजर खिलजी था ना इसका बेटा, उसने इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के खिजर खां के नाम पे लिख दिया था। राणा रतन सिंह जब वहाँ का शासक था चित्तौड़ का, पद्मावती वाला, वहीं से कहानी चली थी साथियों। पहला वो जोहर हुआ था उस समय। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी डेट को आप अच्छे से देख लीजिए। कहता है कि मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजना प्रारंभ की थी, 1 2 3 4। किसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, पहले कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 78, फटाफट राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसका? वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें क्या है साथियों, इसमें क्या है कि सबसे पहले इसने राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, राजधानी परिवर्तन 1327 में। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि, दोआब जो गंगा जमुना का जो क्षेत्र है वहाँ पर कर वृद्धि की थी, मतलब बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था। और उसी समय अकाल पड़ गया, तो क्या हुआ, बर्बाद हो गए वहाँ के किसान। ठीक है, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन किया, चौथे नंबर का आ जाएगा सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन 1330 में। ठीक है, और लास्ट में आपका खुरासान और कराची अभियान। ये था 1337 में। इस प्रकार से आपका ये मैच मेकिंग हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो आप इस प्रकार से इनको। ठीक है, इसी प्रकार से लगाना है, आपको डेट याद रखनी है साथियों इन सभी की। क्लियर? कहता है 79 क्वेश्चन की फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भूभाग राजस्व, ऊपर का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूला। कौन सी ज़मीन से वसूला था? जागीर, खालिसा, उशरी या फिर
मदद माश कौन सी भूमि थे उपज का 1/10 में भू राजस्व वसूला था? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उश्र भूमि से। उशरी या उश्र भी मिलेगा कहीं आपको, इस प्रकार से लिखा हुआ उश्र, ठीक है। उश्र भूमि से 1/10 का राजस्व वसूला था, फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 80, ये वही आ गया फिर दोबारा से अदर्शन रीजन का। तो मैंने जो प्रोसेस बताया उसी का अकॉर्डिंग सोल्व करके इसका राइट आंसर बताइए साथियों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा बताइए साथियों फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही, और ए की व्याख्या सही आर है। देखिए साथी मैंने अभी बताया ना आपको कि इसका आगे क्यों की लगा लीजिए आप। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग निर्मित किया क्योंकि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 81 क्वेश्चन नंबर, कि निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कौन सा पहले बना था, कौन सा स्मारक जो है मोनूमेंट बाद में बना, बताइए साथियों। अलाउद्दीन का झोपड़ा, दीनपना, बुलंद दरवाजा और अलाई दरवाजा। ऐसे में आपको क्या पता होना चाहिए साथियों कि एक मिनिमम कम से कम वो पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले क्या बना होगा और एक जो है वो सबसे लास्ट में क्या बना होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर में इसे ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन जो सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला आएगा आपका अलाउद्दीन का झोंपड़ा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अलाई दरवाज़ा, उसके बाद आएगा नंबर 3 पे आपका बुलंद दरवाज़ा। एक मिनट नहीं गलत हो गया भाई। आएगा आपका तीसरे नंबर दीनपना नगर, ठीक है। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में आएगा आपका बुलंद दरवाज़ा। ये बनाया था 1576 में अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो ये तो मिनिमम अगर आप इसको भी देख लो तो भी अंदाजा लगा सकते हो हाइट। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1576 में गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में। तो आपका 3 से 3 ये आ जाएगा, इन दोनों में से एक और राइट आंसर होगा क्योंकि 3 पे है ना। तो थर्ड का जो है सबसे लास्ट में ये दो, अब इनमें से 2 में से एक चूज कर लीजिए। फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट पे अलाउद्दीन का झोपड़ा,
किसने बनाया था आपको पता होना चाहिए। लगा लोगे आप इसी में से अंदाज़ा, फिर इसमें तो क्रॉस करके आप लगा लो यार, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथियों। इनमें से आपने बताना कि किस स्टूडेंट्स के 36 क्वेश्चन अराउंड मैंने लगभग करवाए हैं। तो इन क्वेश्चंस मेरे कितने स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, ये सभी ने आपने कमेंट में करना है। अभी बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाएगा आप कितने पाने में हो, आपकी तैयारी कैसी है। कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी है, सबको पता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को और मेहनत करने की ज़रूरत है अभी भी। कोई बात नहीं, अभी भी समय है आपके पास, और ज़रा थोड़ी मेहनत कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नेक्स्ट संडे, ये जो संडे आ रहा है 4 तारीख को, 4 तारीख को जो संडे आ रहा है ना, इसमें आपकी संडे आ रहा, संडे को 4 बजे गूगल मीट होने जा रही है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। फ़ोन की बैटरी फुल कर लेना, डाटा इसको बचा के रखना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना। गूगल मीट ऐप को भी डाउनलोड करके रख लेना। उसके बाद ज्वाइन हो जाना। लिंक मैं भेज दूंगा 4 बजे, वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो साथियों थैंक यू सो मच आप सभी का क्लास अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।